गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का जो पार्ट है, पार्ट टू, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो बैकग्राउंड था वो कहाँ से आया था, उसमें क्या कैसे कैसे चेंजेस आए, उसकी बात हमने कल की थी फर्स्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर यूरोप के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपने कल फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होके 1789 यानी 1789 से स्टार्ट होके कैसे कैसे उसमें नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे मोनार्की से डेमोक्रेसी सवर्निटी और फिर से जो मोनार्की स्टैब्लिश हुई, तो उसका वहां पर हमने देख लिया था फर्स्ट लेक्चर में। आज हम और 1804 1804 का नेपोलियन कोड जो चेंज किया गया था, जिससे सारा देश लाभान मतलब पूरा यूरोप जो है लालायित हुआ करता था, उसकी भी बात हमने की थी। आज हम उसमें यूरोप में कैसे चेंजेस हुए, कौन कौन सी जो सत्तात्मक जो परिवर्तन हैं उनकी हम बात करेंगे और उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आपने एक जो आइडिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन जो था, वो फ्रांस की क्रांति से आया था। उसको आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, है ना। जो यहाँ पर एक क्लास हुआ करती थी जिसे हम कहते थे अभिजात वर्ग और नया मध्यम क्लास। फिर समझेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, है ना। तो राष्ट्र उदार जो उदार राष्ट्रवाद है, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब हुआ उदार राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या था, इसके बारे में। देन फिर अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, है ना। 1815 के बाद एक नया जो संरक्षण मिला, जो कंजर्वेशन हुआ, वहां जो कंजर्वेटिव जो रूढ़वादिता आई, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देन फिर द रिवोल्यूशनरीज की बात करेंगे, राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप के आधार पर, है ना। ये जो 4 स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को हम यहाँ पर इस राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देखते रहिएगा, है ना। तो ये चीज फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज इन 1789 द मेंबर ऑफ दिस क्लास, यानी एरिस्टोक्रेसी वाले, है ना, अभिजात वर्ग के, उनकी हम बात कर रहे हैं। Members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. A working class population and middle class, which was middle class, that means which was a composed of the industrialists, businessmen and professionals. जो एरिस्टोक्रेसी है वो उसकी बात कर रहे हैं। अभिजात वर्ग जो थे वो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और अदर प्रोफेशनल जो कार्य करने वाले लोग थे वो थे। मेड अ न्यू सोशल ग्रुप, नया सामाजिक ग्रुप बनाया था इन लोगों ने। इसमें जिसमें हम 1789 इस वर्ग के सदस्य क्षेत्रीय विभाजन से परे, ये जो छोटी छोटी विचार धर्म जाति पांच के आधार पे नहीं, इनका एक अपना सोशल ग्रुप था, जो अपना जो तंत्र था उसके आधार पर डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो उसके आधार पर डिस्कशन में इन लोगों ने एक नया ही समाज बनाया जो कि औद्योगिक, बिजनेसमैन, व्यवसायिक और इस नाम से जाना जाता था। फिर दूसरा क्लास जो था वो उदारवाद राष्ट्र का था, है ना। इसमें आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्लियर 19th century यूरोप वाज क्लोजली एलीड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एंड नेपोलियन कोड रिवोल्टेड टू द अर्लियर सिस्टम ऑफ द लिमिटेड जो है सरफेस। ठीक है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय एकता के विचार
और यूरोप उदारवाद की विचारधारा के से निकटता से जुड़ा हुआ था। और नेपोलियन जो संहिता थी, हिंदी में नेपोलियन, इंग्लिश में नेपोलियन कोड और हिंदी में नेपोलियन संहिता की बात करते हैं, को सीमित मताधिकार की पूर्व प्रणाली में वापस ला दिया। जैसे वो एक्सपोजर उसको मिला था जो नेपोलियन कोड था, इसीलिए अगर राइट वे में कोई विचारधारा है तो वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। अगर आपने किसी को थोड़ा प्रलोभन देके, किसी तरह से कुछ झलावा देके, किसी चीज को डिजिटल टाइप वाला दिखा के, आजकल चल रहा है ना स्कूलों में कि डिजिटल क्लास, जबकि उनके जो टीचर्स हैं वो इंटरेक्टिव पैनल के साथ कैसे डील करना है वो तक नहीं आता है। लिखना खाली इंटरेक्टिव बोर्ड पे जो पैनल हैं उन पे लिखना ही एक डिजिटल नहीं हो जाता है ना। तो इसी तरह से इसके भी आइडिया हुआ करते थे सेम, किसके, नेपोलियन के। आप वेट मतलब नाप तौल को स्टैंडर्ड करके आप किसी को अपने कब्जे में नहीं रख सकते हो। संपत्ति का अधिकार देके आप कब्जे में नहीं रख सकते हो, है ना। उसके लिए और भी चीजें होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होनी चाहिए, है ना, इक्वल राइट की होनी चाहिए। लेकिन तो वही है सेम, है ना। तो आप किसी को कुछ टाइम तक झुलावा दे सकते हो, जब तक आपके पास अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप वर्क नहीं कर सकते हो, है ना। सो दैट न्यू हमारा जो कंजर्वेशन वाला जो था, उसकी हम अगर कंजर्वेशन की बात करें तो ये इसमें जो 1834 में जो 1834 की बात करें तो ये जो यहाँ पर सीमा शुल्क संघ जिसे हम कहते थे जॉल्वेरियन, है ना, ये क्लब था। जैसे क्लब की ही तरह समूह एक हुआ था, जैसा हमने जैकोबिन क्लब की बात की थी। तो ये दूसरा समूह बना जिसने क्या किया था, एक संगठन किया गया, एक संगठित ग्रुप बना। और यह जो प्रशिया की जो पहल पर और अधिकांश जर्मन राज्य इसमें शामिल हुए। और इसमें प्रमुख मुद्दों में से प्रेस की स्वतंत्रता, ये लोग प्रेस की स्वतंत्रता को महत्व देते थे जब संसद से पाने लगी थी। बुकों किताबों को कोई ऐसे नहीं छाप सकता था, उनको अच्छे से कि हाँ वो एक स्टैंडर्ड वे में है ना। क्या उनमें ऐसी चीजें तो नहीं है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा दे। इन जैसे उन्माद या वल्गर जो बोले जाते हैं वर्ड, उनको समाप्त किया गया था, ठीक है। और रेवोल्यूशनरीज फर्दर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे किसकी, मेजनी की बात करेंगे, है ना। तो मेजनी जैसे लोगों की हम लोग काउर की बात करेंगे, तो उसको हम फर्दर पढ़ेंगे। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं यूरोपियन सोसाइटी से। और यूरोपियन जो सोसाइटी हुआ करती थी, आपने देखा होगा यूरोप का अगर निर्माण की बात करें कि राष्ट्रवाद कैसे वहां निर्माण हुआ, तो इसमें 18वीं शताब्दी से 1815 वाला एक हमने आपको मैप दिखाया था कल वाली क्लास में, उसमें आपको जैसे प्रेजेंट टाइम में फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, है ना, ये देश मिलते हैं। ऐसे देश नहीं थे पहले कोई राष्ट्र राज्य नहीं हुआ करते थे। ऑटोमन एम्पायर, हम्सबर्ग एम्पायर यानी राजशाही, डची और कैंटनो में बटे हुए थे, है ना। इनमें कोई सिंगल ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी, ठीक है। अगर हम पूर्व और मध्य यूरोप की बात करें जिसमें निरंकुश राजतंत्र के अधीन हुआ करता था, जो कि ऑटोमन यानी ऑटोमन एम्पायर, पूर्व बात करेंगे रशिया की तरफ, ऑटोमन एम्पायर, हम्सबर्ग एम्पायर, है ना, इस तरह से बहुत से छोटे छोटे एम्पायर हुआ करते थे, मतलब राजाशाही हुआ करती थी, ठीक है। इन लोगों की कोई सांस्कृतिक भागीदारी नहीं थी। जो राष्ट्र किस आधार पर बने थे, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, अपनी बोलियों के आधार पर, अपनी एक तरह की जो उनके जो उनकी हैबिट्स हुआ करती थी उनके आधार पर। लेकिन यहाँ पर कोई इन राज्यों में यानी साम्राज्य जो हुआ करते थे, इनमें ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं मिली थी, जात के आधार पर कोई स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करें हंगरी और ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला कौन सा वो हुआ करता था साम्राज्य,
हैब्सबर्ग, ठीक है, साम्राज्य जो कई अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था, उनमें जन समूह जो है कई बटे हुए थे। उसमें एल्प्स की बात करें, एल्प्स के टिरॉल, ऑस्ट्रिया और सुंडेटेनलैंड, ऑस्ट्रिया और सुंडेटेनलैंड जैसे इलाकों के जो साथ साथ बोहेमिया भी शामिल हुआ करता था साम्राज्यों में। कुलीन वर्ग की बात करें तो वो, अभी हम देखो यहाँ पर आपको अपर क्लास बात कर रहे हैं, अपर क्लास दैट मीन्स, है ना, जो अपर क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अपर क्लास वो कौन सा है, वो कुलीन वर्ग है ना। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, अपर क्लास के बारे में बात करें थोड़ी, तो इसमें ये जर्मन बोलने वाले लोग हुआ करते थे, ठीक है। अब इसमें देखिए अपर क्लास में इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो जर्मन हुआ करती थी, और ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर डोमिनेटेड ग्रुप, है ना, एरिस्टोक्रेसी को ये लोग नहीं मानते थे, अपर क्लास, है ना, एरिस्टोक्रेसी वर इनको डोमिनेट कर रही थी, लेस पॉपुलेशन थी इनमें, ठीक है। ये लोग कॉमन इंटरेस्ट और लाइफ स्टाइल में विश्वास करते थे, है ना, ये लोग कॉमन और लाइफ स्टाइल में विश्वास करते थे, मतलब समान भाषा, धर्म और जाति के आधार पर समान चीजें, है ना। हैड ऑल राइट लाइक वोटिंग, ये वोटिंग राइट्स की बात करते थे सभी के हक में, है ना। ओन लार्ज कंट्री स्टेट एंड टाउन हाउसेस, है ना, ये लोग बड़े बड़े कंट्री के एक पोर्शन में मिलते थे, जैसे अगर बात करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन सब में, और उनके अपने टाउन हुआ करते थे, टाउन हाउसेस हुआ करते थे, है ना। कनेक्ट करते थे एक दूसरे को मैरिज ट्राइज के आधार पर। मोस्ट ऑफ स्पोकिंग फ्रेंच, है ना, फ्रेंच की बात करते हैं अपर क्लास, क्योंकि ये अपर उसी से है, लेकिन ये जर्मन भी बोलते थे, है ना। इन लोगों की, ये कुलीन वर्ग हुआ करते थे अपर क्लास के लोग, ये जर्मन भाषा बोलते थे जर्मनी में, और फ्रेंच वाले फ्रेंच बोलेंगे, है ना। ऐसी बात करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और हैम्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इलाताविया भाषाई प्रांत भी शामिल थे, है ना। हैम्सबर्ग साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें लंबार्डी, वेनेशिया और इलातावी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी की बात करें तो आधे लोग मग्यार भाषा बोलते थे, और जबकि हाफ ऑफ द कंट्री के लोग डिफरेंट वेरियस जो है लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स बोला करते थे। गालिशिया में कुलीन वर्ग की बात करें, देखो यहाँ पर बात करें फ्रेंच, फ्रांस, जर्मनी, गालिशिया के लोग पॉलिश भाषा बोलते थे, गालिशिया साम्राज्य टाइप में वहां के पॉलिश भाषा बोला करते थे लोग, है ना। हैम्सबर्ग की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में अगर हम बात करें, जो हैम्सबर्ग हुआ करता था उस टाइम का, तो हैम्सबर्ग में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, मतलब दुर्बल टाइप में थे। उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्निलोवा में स्लोवेन्स, अगर साउथ की बात करें मतलब दक्षिण की बात करें तो क्रोएट, और पूर्व की तरफ ये लोग हैं साम्राज्य के टाइम में, पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले लोग राउमन लोग हुआ करते थे, है ना, राउमन लोग हुआ करते थे। ये सब जो इतना डिफ्रेंशिटीज पाई जाती थी, जो विभिन्नताएं पाई जाती थी, ये वहाँ की राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा न देने वाली थी। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला जो तत्व था, इस तरह से सिर्फ ये लोग सम्राट के साथ हुआ करते थे, सम्राट की बात करते थे, है ना। लेकिन अगर इनको पर्टिकुलर राष्ट्र की बात करें तो उसमें ये लोग ऐसे एकता नहीं आने वाली थी, क्योंकि अलग अलग भाषाएं, डायलेक्ट्स थी, बोलियां थी, उनकी अलग अलग जातीय प्रथा थी, सांस्कृतिक आधार, वेशभूषा, खान पान उनका अलग हुआ करता था। तो इस तरह से इतनी विविधताओं के साथ एकता आना इतना आसान नहीं था। और उसी टाइम जो था क्या उभर रहा था, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज का जो विचार था
वो सभी के सामने आ रहा था। ठीक है, इसके आधार पर बात की गई है। ठीक, तो इसमें हमने अपर क्लास की आपको बात बताई। ठीक है, अपर क्लास के साथ ये जो कुलीन वर्ग हुआ करता था यूरोपीय में, जो काफी फेमस हुआ करता था। ठीक है, तो यूरोपियन सोसाइटी अपर क्लास और लोअर क्लास दो मेन क्लास हुआ करते थे, दो में बटी हुई थी। ठीक है, तो अपर क्लास कुलीन वर्ग की हमने बात की। दूसरी हम अगर बात करें, ठीक है, दे वर हाई इन अ पॉपुलेशन। अब अपर क्लास और अपर क्लास कम पॉपुलेशन के उसमें हुआ करती थी, क्यों? क्योंकि ये, अच्छा, आपने देखा होगा अपने चारों तरफ सराउंडिंग, अगर आप देखो अपने गांव शहर अपने किसी भी एरिया में, तो वहां पर जो अमीर लोग होंगे वो कम होंगे और मिडिल क्लास उससे कम, और जो एक नॉर्मल एवरेज फैमिली औसत जो लोग होते हैं, इसका मतलब बात करें अगर हम लोअर क्लास या गरीब लोगों की बात करें, है ना, तो वो ज़्यादा होता है ना। तो इस तरह से, तो ये आप अपने एक माइंड सेट बना लीजिए ऐसे ही कि अपर क्लास कम होते हैं, अपर क्लास की जो बुद्धिजीवी लेस पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन वाइज कम होते हैं ये अच्छे होते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं ये अपने समान आधार पर, इंटरेस्ट और लाइफ स्टाइल के आधार पर ये अलग होते हैं। ये चाहे औद्योगिक करते हों, ये चाहे व्यापारी हों, ये कुछ भी हो सकते हैं, है ना, इस तरह से। और ये लोग वोटिंग राइट इनको सभी को मिलता है क्योंकि ये एक्टिव पर्सन हुआ करते थे, है ना। तो इस आधार पर हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब इसका अंतर निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो पॉपुलेशन में ज़्यादा हुआ करते थे, इनके लो क्लास पॉपुलेशन नॉट डोमिनेटेड, है ना, तो इनमें आपस में इतना वो नहीं था, ये इतना मतलब इतने किसी भी प्रकार का कोई इनका नहीं, क्योंकि ये सब मजदूर ही हुआ करते थे, तो सब मिल काम किया करते थे। ठीक है, मजदूरी करना, खाना पीना, मौज करना, है ना। मेजोरिटी ऑफ पीपल वर पीजेंट्स, बहुत ज़्यादातर लोग क्या करते थे, वर्कर हुआ करते थे, कोई स्वयं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनमें नहीं देखने को मिलता था। मोस्ट ज़्यादातर लोग जमीन भूमिहीन हुआ करते थे, तो इनका मजबूरी काम ही बन जाता है कि वो जॉब करें, है ना, जॉब करना इनका काम पेशा ही बन जाता है। ठीक है, तो ये लैंडलेस हुआ करते थे। ठीक है, और ये फार्मर और टेनेंट की टाइप में, एक किराएदार या उस टाइप में अगर बात करें, और या मतलब वो, और ये किसान हुआ करते थे, है ना। इनके पास किसी का राइट, कोई चीज़ का राइट नहीं हुआ करता था, कोई नो राइट हुआ करता था इनको, क्यों? क्योंकि ये एक्टिव मेंबर में नहीं शामिल हुए करते थे। सक्रिय मेंबर, अब एक्टिव मेंबर कौन होते हैं? वो मेंबर जिनके पास भूमि होती थी, राइट टू प्रॉपर्टी होता था, वो लोग। तो इसीलिए गरीबों और महिलाओं को इसमें नहीं शामिल किया जाता था वोटिंग में, है ना, कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, नो राइट। सो वी कैन से द यूरोपियन सोसाइटी अनइक्वल डिवाइडेड। तो इसीलिए हमने अभी पहले बात की थी कि इतने साम्राज्य, इतनी जातियां, इतनी बोलियों के आधार पर ये अनइक्वल डिवाइडेशन आपको इन लोअर क्लास और अपर क्लास में देखने को मिल जाता है। आई होप आपको अपर क्लास और लोअर क्लास में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ एक न्यू क्लास इमर्ज हो रहा था जिसे कहते थे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, है ना। तो मतलब इसका ये था, ये जो क्लास थी, है ना, ये जो लोग हुआ करते थे, ये लोग थे अभिजात वर्ग और नया मध्यम वर्ग, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, है ना, कि नया क्लास और न्यू मध्यम वर्ग जो है इमर्ज हो रहा था। तो मेंबर ऑफ दिस क्लास वेयर बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, इनकी जो है समान वे ऑफ लाइफ हुआ करती थी। दैट मीन्स इनके एक प्रकार के इंटरेस्ट हुआ करते थे, है ना, इनमें एक प्रकार की अपनी विचारधारा हुआ करती थी। ठीक है, और ये लोग की बात करें तो दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी, ये जो पावरफुल जो अभिजात वर्ग है, इसमें छोटे छोटे ग्रुप हुआ करते थे, न्यूमेरिकल स्मॉल ग्रुप, विभिन्न छोटे छोटे ग्रुप हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो या तो औद्योगिक होगा, या व्यवसाय के आधार पर होगा, या अदर आधार पर डिवाइड होंगे। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड द इमरजेंस ऑफ द कॉमर्शियल क्लासेस,
जो ग्रोथ है किसी शहर की, किसी टाउन की, और उनका जो इमरजेंस हो रहा था वो व्यावसायिक आधार पर हो रहा था। व्यावसायिक आधार पर इनकी जो क्लासेस बनी हुई थी वो बन गई थी। अब कौन सी थी व्यावसायिक कॉमर्शियल आधार पर बात, वाणिज्यिक आधार पर बात करें तो जो कि हमने बात की थी, ये उद्योगपति हुआ करते थे, व्यवसायी हुआ करते थे, ये चाहे हम बात करें तो नाई हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, या जिनको अपने अपने काम डिवाइड हो गए, मतलब ये कुल मिला के कॉमर्शियल बेस हो गया। ठीक है, लेन देन जो था वो स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। अब जो इनका एग्जिस्टेंस था, जो इनका एग्जिस्टेंस हुआ करता था वो बेस्ड ऑन किस पे था, बेस्ड ऑन हो गया था पूरे मार्केट प्रोडक्शन पर, है ना, मतलब मार्केट पे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी बात करते हैं कैसे, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें वही बात की गई कि जो सामाजिक राजनीतिक रूप में जमीन का जिनका मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली हुआ करते थे। क्षेत्रीय विभाजन के आर पार जो व्याप्त थी, क्षेत्रीय विभाजन, ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहर में हवेलियों के मालिक हुआ करते थे लोग, है ना। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्ग के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे आपस में बोलने के लिए, जो कि हमने बात की। और इनके परिवार जो है अक्सर वैवाहिक संबंधों के में आज शामिल हुआ करते थे, जो हमने पहले बात की, है ना। इसी तरह से छोटे जो लोग थे वो भूमिहीन किसान और मजदूर के उसमें आते थे। फिर इसके बाद पश्चिम और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, कॉमर्शियल क्लासेस का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व क्या था, बाजार में उत्पादन पर टिका था, सब कुछ उत्पादन के आधार पर। इंग्लैंड में औद्योगिकरण स्टार्ट होता है कब, अभी तो यहां पर आप पहले देख लो। ठीक है, industrialization being in England in the second half of the 18th century, it is France, a part of German state, occurred by only during the 19th century. 19वीं शताब्दी में यहाँ पर औद्योगिकरण इमर्ज हो जाता है। ठीक है, इंग्लैंड में। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा औद्योगिकरण की शुरुआत कब से हुई है, तो 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। ठीक है, इंग्लैंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, है ना, तो 18वीं शताब्दी आप बोल सकते हो। ठीक है, उसमें शुरुआत मानी जाती है, और पूरे टोटल जो है 19वीं शताब्दी में या प्रेजेंट टाइम बात करें तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो है सब औद्योगिक आधार पर या इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिपेंड हैं। इट इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप कम इनटू बीइंग, इसके आधार पर नए सोशल ग्रुप इमर्ज हो रहे हैं, है ना। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, middle class made up of industrialist, business and professionals. Middle class, working class, industrialist, businessman and professionals इनमें बट गया। पहले मिडिल और अपर क्लास हुआ करता था, अभी ये सब चीजें खत्म हो रही हैं। अब कोई मिडिल क्लास या अपर क्लास नहीं, अब बटेंगे इंडस्ट्री के आधार पर, औद्योगिक के आधार पर, बिजनेसमैन व्यवसाय के आधार पर। वो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो सकता है, वो उनका अलग अलग होते हैं, है ना। और उनका जो कार्य है के आधार पर, कोई इंजीनियर है तो कोई प्रोफेसर है तो कोई वकील है, इस तरह से कोई पुलिस में अधिकारी है, कोई डीएम है, कोई एसपी है, इस तरह से, है ना। इनका अपना होगा, यहाँ पर कोई जात पात नहीं रहती, है ना। इट वॉज एमंग द एजुकेटेड, ये एजुकेटेड, ये पढ़ा लिखा शिक्षित लोग हुआ करते थे। इनमें जो है लिबरल मिडिल क्लास हुआ करती थी, उदारवादी लोग। आइडिया हुआ करता था नेशनल यूनिटी का, जो कि फॉलो करता था एरिस्टोक्रेटिक जो है रूढ़वादिता को समाप्त कर रहा था। और प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलरिटी, जो प्रिविलेज लोग थे, जो पहले के जो मतलब वो लोग थे, उनकी पॉपुलरिटी गेन कर रहे थे, है ना।
तो इसकी बात करने लगते हैं हम लोग यहाँ पर, किसमें, राष्ट्रीय एकता, लोकप्रियता, कुलीन जो वर्ग हुआ करता था, जो इसमें जो एरिस्टोक्रेटिक हुआ करते थे वो समाप्त हो रहे थे, जो उस समय चर्च के अधीन माने जाते थे कि चर्च ही सब कुछ है ना। अब ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ऐसी रूढ़िवादिता टाइप वाली चीजें खत्म हो रही थी, है ना। तो व्यापारी, सेवा क्षेत्र इन समय बटे हुए थे, और ये जो है वहां पर नया वर्ग जो है, दासता का जीवन खत्म हो रहा था और एक नया उभर रहा था, उसे हम कहते थे न्यू मिडिल क्लास के रूप में जाना जाता था, है ना। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट उभर के सामने आया, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब क्या हुआ, जो उदारवादी लोग थे, ठीक है, उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे। अब ये उदारवादी राष्ट्र की जो हमने बात की कि लिबरल लोग आ गए और उनकी बात हुई, तो ये उदारवादी कौन हुआ करते थे, है ना। 19वीं शताब्दी में जो उदारवादी लोग आए, कौन थे, कहां से आए, कैसे थे, है ना, क्यों स्टैंड करे, दोनों मायने क्या हुआ करता था, है ना। तो हम बात करेंगे अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलीड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो जो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो निकलकर 19वीं शताब्दी या हाफ ऑफ द 18वीं शताब्दी, हाफ ऑफ द 18वीं शताब्दी 1850 के बाद का समय, गॉट इट, ठीक है। तो उसमें उभरकर सामने आ रही थी, और ये लोग जो थे इस दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवादियों से करीब से जुड़े थे। अब वर्ड है लिबरलिज्म, उदारवाद जिसे हिंदी में कहते हैं। इस शब्द का लैटिन भाषा में अगर मैं डिस्कस करूं, दैट मीन्स लिबर, है ना, लिबर पे आधारित है। इसका मतलब होता है फ्रीडम, है ना। लैटिन रूट की बात करते हैं जिसका मतलब फ्री या फ्रीडम या आजाद, लिबर का मतलब होता है लैटिन भाषा में, ठीक है। तो इस तरह से लिबरलिज्म की बात करें, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी टू ऑल बिफोर द लॉ। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल हुआ करते थे, लिबरलिज्म जो उदारवाद हुआ करता है, उदारवाद का मतलब होता है व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सबकी बराबरी की बात की जाती थी, ऊंच नीच न्याय अन्याय की बात नहीं थी, ठीक है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमत से बनी हो, है ना, ऐसी सरकार की बात करते थे, ऐसी सरकार नहीं जो किसी भी प्रकार से डिपेंड हो, है ना। emphasize the concept of the government by the consent, the constitutional and representative government through the parliament, है ना। अब एक तो उधर बात की गई कि वो लोग ऐसी सरकार से सहमत थे जो सहमत से बनी हो। दूसरी, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया था, क्योंकि वहां पहले अगर बात करें, मेन राजा या तो पादरी चर्च का, दूसरे नंबर पे दो ही कुलीन माने जाते थे, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उनको समाप्त किया गया। संविधान और जो संसद था, है ना, संसद के प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर हुआ करते थे, जैसे पीएम प्रधानमंत्री को सपोर्ट कौन करता है, प्रधानमंत्री राजा मान लें, तो संसद हो गए, विधायक हो गए, ये लोग इसके प्रतिनिधि या पक्षधर हुआ करते थे, यानी होते हैं। 19वीं सदी के उदारवादी जो निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था, अपनी संपत्ति, निजी संपत्ति, है ना, की बात की गई थी। लेकिन जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। याद रखना, विचार तो इन लोगों ने बना दिया उदारवादियों ने, लेकिन ये सबके पक्ष में हो ये जरूरी नहीं था। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। याद करो, क्लास 9th में जो क्रांतिकारी वर्ग उभर के सामने आया था फ्रांस में, जो उदारवादी बात करते थे, वो प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और उसमें ही क्या किया गया था, केवल वोट का अधिकार या जितने भी अधिकार थे मेन,
वो अधिकार किसके पास थे? संपत्तिवान पुरुष के पास हुआ करते थे। दैट मीन्स एक्टिव पर्सन्स who have the right of the property, then after then they have right of the vote, है ना। तो इसलिए उनको ही रखा गया था, संपत्ति के हीन, है ना, लैंडलेस एंड विमेन, है ना, दे कांट हैव एनी टाइप ऑफ द राइट्स एज सोशल, दैट मीन्स या पॉलिटिकल, है ना, ठीक है। उनसे इनको वंचित रखा जाता था। याद रखो, केवल अगर बात करें थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। एक जैकोबिन क्लब आया था, उसकी बात करो। और अभी हम यहाँ कौन सी बात कर रहे थे? यहाँ पर जेवेरियन की बात करेंगे, है ना। जैकोबिन क्लब कहाँ का था? फ्रांस में, ठीक है। नेपोलियन संहिता की बात करते हैं। नेपोलियन आया, नेपोलियन के जो पुनः मताधिकार वापस किए थे वो फ्रांस की बात थी, ठीक है। लेकिन संपूर्ण 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी तक, स्टार्ट से लेके 1800 से लेके, ठीक है, महिलाओं ने संघर्ष स्टार्ट किया और जो भूमिहीन किसान थे उनके साथ मिलके संघर्ष स्टार्ट हुआ समान राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेके। तो ये लोग विरोध करते रहते थे। चलने के साथ इनको भी आफ्टर सम टाइम इनको भी अधिकार मिल गए थे, है ना। तो अधिकार, अगर हम यहीं पे एक दूसरी बात कर लें, एक जो इसका इंडिविजुअल जो पक्ष की बात करते हैं, कौन सा? आर्थिक पक्ष की बात करें तो उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में हुआ करता था। आर्थिक आधार पर बात कर रहे हैं, है ना। जो हम लोग मंगाते थे, आदान प्रदान करते थे, उसके समाप्त करने में होता था, ठीक है। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए जो मध्य वर्ग, मिडिल क्लास जो था, जोरदार मांग थी कि कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो हम 19वीं सदी से पहले भाग में जर्मन भाषाई इलाकों का अगर उदाहरण लें तो वहां पर क्या था? नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अन्य छोटे राज्यों से, छोटे छोटे राज्य थे, 39 राज्य, ठीक है, 39 राज्यों का एक संघ, महासंघ बना और इसने प्रत्येक ने अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। 1833 में हैम्सबर्ग से यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को क्या करना पड़ता था? 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, है। तो 11 सीमा शुल्क नाकों पर जब गुजरेगा तो सब कहीं वो कस्टम मतलब कर देगा, तो उसके पास बचेगा क्या? और सीमा शुल्क लगभग 5% देना होता था। ये डिपेंड करता था वस्तु की वजन के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है, नाप तौल के आधार पर। क्षेत्रों में अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंसिटी थी। यहाँ किलो तो वहां एल तो कहीं कुछ, है ना। इस तरह से जैसे हम बात करते हैं, मसलन कपड़े को मापने का जो पैमाना था एल हुआ करता था। याद रखना, है ना। मैंने क्या नाम बताया? एल नाम बताया, ठीक है, एल, है ना। इससे लिखते नहीं, मैं इसीलिए लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो लिख देता, ठीक है। एल था क्योंकि ये आज कुछ चल नहीं रहा, ठीक है। तो लंबाई जो जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाएगा तो उसकी कितनी होगी? 54.7 सेंटीमीटर। अगर वही मेज में खरीदा जाए तो 55.5 सेंटीमीटर। वही कपड़ा न्यूरेमबर्ग में खरीदा जाए तो 65.6 सेंटीमीटर कपड़ा, और फ्राइंगबर्ग में जो है 53.5% कपड़ा। तो ये जो और है वो उतना ही मीटर, 54 मीटर लिया था, 54 मीटर ही अलग अलग उसमें 54 मीटर ही अलग अलग उसमें आता था वो 54 मीटर अगर एक की बात करें। लेकिन वो फ्रैंकफर्ट में 54.7, तो मेज में 55.1,
न्यूरमबर्ग की बात करें तो 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइनबर्ग की बात करें तो 53.5%। लेकिन इस तरह से तुम मान सकते हो कि यूनिट सभी अलग अलग थी, है ना। ऐसी परिस्थिति में इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी विनिमय करना, ट्रेड करना, व्यापार करना आसान नहीं था। ये सब चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं, है ना। तो इस तरह से वस्तु और लोग और पूंजी का आवागमन जो था वो बाधित हो रहा था। देन 1834 में 1834 में प्रशा की पहल पर एक प्रशा जो है एक देश वो हुआ करता साम्राज्य, प्रशा साम्राज्य, ठीक है। उसके आधार पर एक सीमा शुल्क संघ बना, जो कस्टम ड्यूटी का जो यूनियन बना, जिसे हम क्या कहते हैं, जाल्वेराइन, है ना। जलवेराइन की बात करते थे, जो कि हमने यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में आपको बात बताया था, ठीक है। तो वो संघ बना, ठीक। तो संघ बना, और संघ में क्या किया गया, संघ में अधिकांश जर्मन के जो राज्य थे वो शामिल हुए, और शामिल होके शुल्क के अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, और जो मनी थी, मुद्रा की संख्या 2 कर दी गई। इससे पहले 30 से ऊपर थी, ठीक है, पहले 30 से ऊपर हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या थी, मुद्रा की संख्या को 2 कर दिया गया। और रेलवे के जाल ने, अब रेलवे डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चल रहा था ना, तो इस तरह से रेलवे गतिशील की गतिशीलता बढ़ाई, और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। जो ये आवागमन था, जो व्यापार था, व्यापार से क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रीय भावना पनपने लगी, और आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर मजबूत हुई। और जलवेराइन का जो लक्ष्य हुआ करता था, याद रखना, जलवेराइन का लक्ष्य जो हुआ करता था, वो जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध लेता था, और राष्ट्र की आर्थिक हालात जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करें, मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादन को बढ़ावा देता था। बाहर से तो आएगा प्रोडक्शन, अंदर ही उत्पादन किया जाएगा। इससे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना होता था और ऊपर उठाना होता था। जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावना के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया था, ठीक है। अब वो नेपोलियन का नहीं बात की गई, नेपोलियन की खत्म कर दिया गया, है ना। नेपोलियन जो बात कर रहा था उसे नहीं माना गया था। इसको हम अब रूढ़वादी, यहाँ पर हम, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे अभी उस चीज को जो समाप्त किया गया था। अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, 1815 से बात करें तो नए जो है रूढ़वाद का की बात करते हैं। तो रूढ़वाद कौन होता है? ऐसे राजनीतिक हुआ करते थे जो दर्शन, जो परंपरा, संपत्ति या संस्थान या रिवाजों पर जोर देते थे, जो पुरानी हुआ करती थी, पारंपरिक रिवाजों पर जोड़ देते थे। वो बदलाव के बजाय जैसे पहले बात चल रही थी सब कुछ वैसे ही बात कर रहे थे कि हम ऐसे पुरानी तरीकों पर काम करें, वो रूढ़वादी हुआ करते थे, है ना। अब उन रूढ़वादियों का जो कॉन्सेप्ट था वो नेपोलियन ने जो फैला रखा था, वेट, नाप, तौल, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको अब समाप्त करके, अभी देखो क्या हुआ, यहां तक समझने का प्रयास करो। यहां तक हमने बात की, जो भावना थी सब में राष्ट्रवाद की वो बढ़ रही थी, चाहे आर्थिक आधार पर बढ़ाई जाए या सामाजिक आधार पर, सोशल या इकोनॉमिकल आधार बेस पे। लेकिन यहाँ पर अब परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होके रूढ़वादिता को फिर से वापस लाने की बात की गई, जिसमें 39 देश शामिल हुए और एक संघ बनाया। बोले ऐसे तो हमारी जो डिग्निटी है, जो हमारी गरिमा की बात करने लगे, जो चर्च है हमारा, उसके आधार पर हम ये बात कर रहे थे, ठीक है। उस आधार पर बात करने पर इन लोगों ने कहा कि वो तो हमारी समाप्त होती जा रही है। तो अ मॉडर्न आर्मी, efficient bureaucracy, a dynamic economy, and abolition of feudalism suffered strength the autocratic monarchies of the Europe। अब ये जो बदलाव हो रहा था, ठीक है, जो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों ने क्या किया, रूढ़वादी भावना से प्रेरित हो गए थे।
उन लोगों ने मान्यता थे, रूढ़वादी जो लोग मानते थे कि राज्य और समाज में स्थापित पारंपरिक जो संस्थाएं होती थी, चाहे राजतंत्र हो, चर्च हो, सामाजिक ऊंच नीच की व्यवस्था थी, संपत्ति का और परिवार को बनाए रखना चाहिए। अधिकतर रूढ़वादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं चाहते थे, लेकिन अधिकतर लोग तो चाहते थे। नेपोलियन द्वारा जो शुरू किया गया था परिवर्तन जो था, उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। ये जान लिया था उन लोगों ने कि नेपोलियन जो कर रहा है, क्योंकि इसीलिए सभी लोग इनवाइट करते थे नेपोलियन को कि आप आइए हमारे यहाँ और हमको आज़ाद कीजिए इस साम्राज्यशाही या एम्पायर से, यानी जो मोनार्की सिस्टम से, राजा से। तो राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था एक आधुनिक सेना, क्योंकि बनाई थी इसने। कुशल नौकरशाही की व्यवस्था की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, गतिशील अर्थव्यवस्था, समानतावाद, भू दासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। लेकिन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां जो हुआ करती थी, इन्होंने क्या किया, मिलकर इन लोगों ने क्या किया, हराया। किसको? नेपोलियन को। ठीक है, हराया, और वे प्रतिनिधि रूप के यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में एक संधि की, है ना। तो यहाँ पर क्या, द बिलीव दैट द मोनार्की, जो हमने पढ़ा है, मोनार्की, चर्च, एरिस्टोक्रेसी, सोशल हेरारकीज, सामाजिक जो हेरारकी मतलब समाज और परिवार, है ना, प्रॉपर्टी, फैमिली शुड बी प्रिजर्व, अपर एंड लोअर क्लास की बात करते हैं हेरारकी में, ठीक है, शुड बी प्रिजर्व। दे वांटेड टू प्रिजर्व नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बात कर रहे थे जो हमने बात की अभी उन लोगों ने, कि उससे सब कुछ बदलाव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इस चीज को मानने के लिए 1815 में लोगों ने क्या किया, किसने, रूस, ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय जो महाशक्तियां हुआ करती थीं, इन लोगों ने नेपोलियन को सब मिलके हरा देते हैं, क्योंकि नेपोलियन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। नेपोलियन से जो है एक अच्छे समाज की, एक निरंकुश प्रजातंत्र की जो शक्ति थी उसको समाप्त करने में सहायता मिल रही थी। तो इसलिए उसको हराने के बाद इन लोगों ने, किसने हराया था, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया मिलके 1815 में नेपोलियन को हराया। हराने के बाद एक समझौता तैयार किया जिसे हम वियना कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सम्मेलन किया और मेजबानी कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक, है ना। 1858 इंग्लैंड, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, पर्शिया साइन द ट्रिटी, एक ट्रिटी पर साइन करने वाले थे, जो कि चेंज के आधार पर, नेपोलियन को हराने के आधार पर बनाई गई थी। और ये सेटअप अब क्या इसमें था, सुनो पहले बात करते हैं। और इसका ये हेड कौन था, लीड कौन कर रहा था, वियना के जो चांसलर थे, चांसलर कौन थे, मैटरनिक टाइप के जो लोग थे, है ना, वो मैटरनिक जो लोग थे वो थे, ठीक है, ड्यूक मैटरनिक, है ना। और 1815 की जो संधि हुई वो तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि जितने बदलाव नेपोलियन के द्वारा किए जा रहे थे उनको समाप्त कर देना, है ना। फ्रांस की क्रांति के दौरान क्या मांग की इन्होंने, कि आपने फ्रांस की क्रांति के दौरान बुर्बो राजवंश समाप्त हुआ था, उसको फिर से वापस किया जाए, बहाल किया जाए। हम अपनी पुरानी सत्ता के आधार पर काम करेंगे, ठीक है। नेपोलियन बाहर से आके कोई हमें कुछ नया नहीं सिखाएगा, जैसे हम थे वैसे रहेंगे, है ना। तो ये तो बुर्बो वंश आपने पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा होगा, है ना। बुर्बो राजवंश को समाप्त, सत्ता में फिर से वापस बुलाना। फ्रांस ने उन इलाकों की सीमाओं पर कई राज्य कायम किए, सीमाएं डिसाइड कर दी, बाउंड्री, कि फ्रांस में भविष्य में कोई विस्तार ना कर सके, कोई बढ़ावा एक्सपेंड ना कर सके, है ना, एक्सपेंशन ना हो।
तो वर सेट अप द बाउंड्रीज फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर के लिए जो एक्सपेंशन है बढ़ावा उसको रोका जा सके फ्रांस का, ठीक है। और फ्रांस की जो सीमाओं पर भविष्य में कोई विस्तार नहीं, उत्तर में नीदरलैंड को स्थापित किया गया, राज्य स्थापित किया गया, बेल्जियम जिसमें शामिल हुआ, है ना, बेल्जियम जिसमें शामिल हुआ। तो इसको आप यहां से समझ लीजिए, जिसमें शामिल हुआ, है ना। तो फ्रांस के नीदरलैंड को स्थापित किया गया और इस पे बेल्जियम जो है शामिल हुआ। ये थोड़ा उससे है, 1815 वियना के बाद वाला है, वही बात की गई थी जो, है ना, देखते रहना इसमें। फिर दक्षिण में, है ना, दक्षिण में बात करेंगे, पिडमॉन्ट में जिनोवा जोड़ दिया गया। और पिडमॉन्ट में क्या जोड़ा गया? जिनोवा जोड़ा गया। ये तो उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, है ना। और फ्रांस की बात की गई जिसमें ये जो क्रोशिया और ये सब, ये ऑटोमन एम्पायर जो ये हुआ करता था, तो इसके दक्षिण में क्या किया गया? यहां पर जोड़ दिया गया, किसको? पिडमॉन्ट को जिनोवा में, और प्रशा को पश्चिम सीमा का, है ना, जो प्रशा हुआ करता था उसे पश्चिम सीमा का दायित्व दे दिया गया। उसके आधार पर उसमें उसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो फिर से वही पुराना, ठीक है, पश्चिम की ओर सीमा, महत्वपूर्ण इलाके जो प्रशा को, और इसी के साथ ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। और इसमें क्या किया गया? ऑस्ट्रिया को जो है उत्तरी इटली का जो है सौंप दिया गया, ये वाला पूरा पोर्शन ऑस्ट्रिया के उसमें सौंप दिया गया, ठीक है। इसी के साथ 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था उसे बरकरार रखा गया, और यूरोप में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा बना दिया गया। पूर्व में क्या किया गया? ये पूर्व में पोलैंड जो है, देखो ये पोलैंड, ये रशिया के उसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। तो उत्तर में नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम, पश्चिम में प्रशा बना दिया गया, ठीक है। इधर पूर्व में पोलैंड को शामिल कर दिया गया रूस में, है ना। और इसी के साथ जो पिडमॉन्ट और जिनोवा की जो है, पिडमॉन्ट और जिनोवा हम दक्षिण में बात कर लेते हैं, इसमें इसको शामिल कर दिया गया। तो सारी इसकी सीमाएं को बांध दिया गया, है ना, ताकि ये फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? प्रशा को सैक्सनिक का एक हिस्सा प्रदान किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों की बहाली, और नेपोलियन को बर्खास्त कर दिया गया। यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था कायम हुई, है ना। फिर हम वापस आते हैं, तो आई होप आपको ये वाला मैप के हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ नाउ, ठीक है। इस तरह से रिट्राइट रिस्टोर द मोनार्की दैट हैव बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जो नेपोलियन ने साम्राज्य को, राजा को हटाया था, उसको फिर से वहीं पर रख दिया गया, फिर से वहीं पर उनको स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से 1815 में फिर से स्थापित रूढ़वादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी, ठीक है। आलोचना और असहमत और बर्दाश्त नहीं करती थी, उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। अब कौन आएंगे? अब आएंगे फिर से क्रांतिकारी, है ना। अब क्या किया कि ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए कि कोई सवाल नहीं उठाएगा किसी भी तरह से, ना तो अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों, उन बातों पर नियंत्रण लगाया गया जो निरंकुश सरकारों में की वैधता पर सवाल उठाती थी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्त विचार जिसमें झलकते हों, उनको सबको अवैध मान लिया गया। वो सभी इनवैलिड थे, उनमें सब पे रोक लगा दी गई। फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति जो थी वो किनके हाथों में थी? उदारवादियों लोग प्रेरित कर रही थी, और वही उदारवादी आगे चल के नई रूढ़वादी व्यवस्था की आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी द्वारा उठाया गया एक मुद्दा, जो एक क्रांतिकारी मुद्दा उठाया गया। मुद्दा उठाने का मुख्य था कि प्रेस की आजादी
कुछ भी छापा जा सकता है किसी भी के खिलाफ। तो क्यों? क्योंकि जब हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करेंगे तो लोग उससे इंटरेक्ट करेंगे, उससे प्रभावित होंगे और लोग समझेंगे अच्छा कौन है और बुरा कौन है ना। और जहां पर विचारों को दबाया जाने लगता है वहां पर समझ लो कि कोई गलत शक्ति आप पर हावी हो रही है ना। तो वही हुआ, आलोचकों, उदारवादी वही क्रांतिकारी होते थे, उनको दबाया जाने लगा, उनको जेल भेजा जाने लगा, उनको मारा जाने, लेकिन इन लोगों ने नहीं, फिर से उठे और आवाज उठाई कि प्रेस को आजादी मिले, प्रेस सच्चाई को सच्चाई कह सके, है ना। तो उसकी बात की जाती है इसमें। तो एक जो हमने एक इमेज दिखाई थी तो वो इमेज वही उसी से संबंधित थी जो कि वहां पर बात करती थी। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको ये आज क्लास जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और डिफरेंट जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं वहाँ पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, है ना। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ये चलेगा उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा और उतना जल्दी जल्दी हम थोड़ा सेशन को बनाएंगे। और इसके होते ही फिर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के आधार पर क्लास को करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसको हिस्ट्री ओवर कर दें उससे फिर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम इनफ है, इसको हम सितंबर या 15 सितंबर तक हम पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ा देंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कहीं से करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, मैप और करेंगे मिक्स, ताकि आपको प्रैक्टिस में कंटिन्यू लाना है। ठीक है, तो आप इस जो चैनल है, वीडियोज़ हैं, शेयर करो जितने भी आपके रिलेटिव हो या नोन में हो। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिएगा।